गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और अभी हम लोग थोड़ा सा समर्थ के दौरान जो हिस्ट्री आपके क्लासेस होने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगे, तो उसमें सिलेबस डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि ये क्या है। तो समर्थ जो है ये क्लास प्रोग्राम है जिसमें आपको इस बार का जो बीपीएससी मेंस होगा 17वीं, उसके लेकर के पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है और उस सिलेबस के आधार पे अगले 3 महीनों में आपको पूरा मेंस कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिदिन 2 क्लास होंगे और 2 क्लास के माध्यम से यानी 4 घंटे की पढ़ाई के माध्यम से ये सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। हालांकि कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हैं और बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ एग्जाम को लेके क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी आयोग द्वारा जो स्पष्ट किया गया बार बार कि हम अप्रैल में मेंस लेंगे, तो जो छात्र मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। और अगर वो रिजल्ट का वेट करेंगे या स्थितियों का स्पष्ट होने का वेट करेंगे तो हो सकता है कि जब पीटी का एग्जाम उनका आ जाए तो उनके पास उतना समय ना हो कि तैयारी कर सके। तो इसीलिए ऑप्शन नहीं था कि जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनको तो कैसे तैयारी करना है, उसी संबंध में ये बनाया गया है। समर्थ के अंतर्गत आप लोगों को कल डिटेल बताया गया था कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सामान्य अध्ययन यानी जीएस जो 1 और 2 है, ये दोनों आपको कराए जाएंगे। और निबंध के क्लासेस यानी ये जो तीनों पेपर है 900 अंक के, जहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और पूरा रिजल्ट इसी पर निर्भर होता है, ये दिया जाएगा इस क्लास के अंतर्गत। और लेखनी यह वो हमारा इस बार का प्रोग्राम है जिसे हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम कहते हैं, मेंस उत्तर लेखन प्रोग्राम कहते हैं। तो ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम रहेगा। जो लोग समर्थ की तैयारी करेंगे उनको साथ साथ लेखनी भी दिया जाएगा, तो दोनों ही प्रोग्राम साथ साथ वो कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत हो रही है, आपको जो क्लासरूम या निबंध की जो तैयारी शुरू हो रही है वो 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है। एक तरफ हिस्ट्री का सब्जेक्ट आपको स्टार्ट हो रहा है और दूसरी तरफ आपको निबंध का पेपर तैयार किया जा रहा है। क्योंकि निबंध बाद में जाने के बाद कई बार पजल हो जाता है कि लास्ट समय में थोड़ा सा पढ़े कैसे उसको लिखे, तो शुरू में ही निबंध की क्लासेस रखी गई हैं ताकि अभी से लेके आपके पास 3-4 महीने पर्याप्त समय होंगे जिसमें निबंध आप अच्छे से सीख जाएंगे। यह 1 महीने तक क्लास चलेगा और उसको पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि निबंध की तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करना है, और उन सब चीजों पर ही जोर दिया जाएगा। उसी तरह से हर वीक में करके आपका जो सिलेबस है वो डिजाइन किया गया है और इस सिलेबस का जो भी खाका है वो आप लोगों को दे दिया गया है। तो निबंध की क्लासेस चलेंगी और हिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी, ये आपको जानकारी दी जा रही है। हिस्ट्री जो कि मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के रूप में पढ़ना है, तो इसको मैं ही पढ़ाऊंगा। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन आएगा, तो इसमें क्या आपको रहेंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर हम लोग देखें तो कुछ एरिया है जहां से प्रश्न आते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति है, जनजातीय विद्रोह, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा और प्रेस, व्यक्तित्व और अन्य। ये वो सेक्शन है जहां से मुख्य रूप से जो है बीपीएससी ने अभी तक प्रश्न पूछे हैं। और इस पूरे सिलेबस को, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम लोगों ने 4 सप्ताह में डिवाइड किया है और 4 सप्ताह के अंतर्गत आपको हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास चलेंगे 5 दिन और उस 5 दिन में जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए तो 7 तारीख से लेके जो 10 तारीख तक का ये वीक है, इस वीक में 4 क्लासेस होंगे और इस 4 क्लासेस के अंतर्गत आपको जो पूरा चैप्टर दिखाई दे रहा है, जैसे आर्ट एंड कल्चर इस चैप्टर के अंतर्गत रखा गया है और व्यक्तित्व के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी का रखा गया है सिर्फ। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आर्ट एंड कल्चर पूरा इसी वीक में आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें मौर्य कला, पाल कला, ये 2 इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न आते हैं। पटना कलम, इसके अलावा जहां से प्रश्न अभी तक नहीं आए हैं उनको भी पढ़ाया जाएगा, जैसे मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग। यहां से प्रश्न आए नहीं है लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यदि नए प्रश्न आते हैं तो उसके लिए भी आप तैयार रह सके। इसके अलावा जो अभी रिसेंट में कुछ प्रश्न आए थे बीपीएससी में, गुफा, स्तूप, इसके अलावा अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाएं। इसके अलावा अगर आप पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स में भी अलग अलग तरह की जो पेंटिंग विधा है उनसे भी प्रश्न बनेंगे और वो सारे आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। भारत में मंदिर निर्माण की कला, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अभी बीपीएससी का एग्जाम अगर आप देखेंगे तो 68 में ये पूछ दिया गया था प्रश्न कि उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की कला थी उसके बारे में बताइए। तो यानी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर से। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म में जो आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ था एंशिएंट पीरियड में, उसको बताइए। तो यानी पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर जो है पहले सप्ताह में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा व्यक्तित्व के अंतर्गत जो प्रश्न है ये बहुत सारा आता है। हालांकि सिलेबस में 3 ही व्यक्तित्व की चर्चा की गई है, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू जी के व्यक्तित्व से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन चूंकि
बदलते परिवेश में आपको जरूरत है कि थोड़े नए नए चीजों को भी पढ़े, तो इस वीक में जो है आपको व्यक्तित्व के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का व्यक्तित्व से संबंधित जो जानकारी है वो रखा गया है। और ये पूरा का पूरा ये फर्स्ट वीक का सिलेबस रहेगा, यानी 4 दिनों में इसको आपको कंप्लीट कराया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड वीक में। जब चलेंगे तो सेकेंड वीक में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट की ओर चलेंगे, जैसे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत आते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो किसान आंदोलन हुए और छोटे छोटे जो किसान आंदोलन थे, उन किसान आंदोलनों के बारे में जानेंगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलनों में क्या डिफरेंस था, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद जो किसान आंदोलन हुए प्रमुख, जहां से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से आते हैं। किसान आंदोलनों में स्वामी सहजानंद सरस्वती की क्या भूमिका रही, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा ब्रिटिश द्वारा जो भू राजस्व नीति अपनाई गई, जिसमें स्पेशली अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम, जो कि एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, तो इस रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के अंतर्गत मूल रूप से किस प्रकार के रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किए गए थे, क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या क्या इसके प्रोविजंस थे, यहां से भी प्रश्न, शॉर्ट प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए ये भी आपका रखा गया है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कृषि और औद्योगिक नीति चलाई गई, जिसका परिणाम निकला कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, कृषि का औद्योगिकरण हुआ, तो इससे भी रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा 1857 जो कि एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है भारतीय इतिहास की दृष्टि से, और उसमें स्पेशली बाबू कुंवर सिंह की भूमिका को लेकर के कई बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, तो ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस चैप्टर को बाबू कुंवर सिंह के साथ कंबाइंड करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ इसी वीक में, सेकेंड वीक में, गांधी जी के विचारधारा और कार्य पद्धति से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आते हैं, कई बार व्यक्तित्व से जोड़ करके पूछे जाते हैं, जैसे गांधी जी के आइडियोलॉजी में सत्य, अहिंसा, धर्म से राजनीति का कैसा संबंध रहा, सर्वोदय समाज कैसा था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था उनका, ग्राम स्वराज की कल्पना उन्होंने कैसे की थी, वर्ण व्यवस्था के बारे में उनका सोचना क्या था, और इन सारे सिद्धांतों में वो दूसरे विचारकों से किस प्रकार भिन्न थे। जैसे कई बार बी.आर. अम्बेडकर जी के विचारधारा और गांधी जी के विचारधारा को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के थोड़ा सा एक डिबेट देखने को मिलता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस था, इसको भी समझने का प्रयास इस सेकेंड वीक के अंतर्गत किया जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा आप एक सप्ताह का पढ़ाई करेंगे, इस एक सप्ताह से जो लेखनी टेस्ट होगा उसमें 5 लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट प्रश्न और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और ये 7 प्रश्न जो है आपको लिखने होंगे टेस्ट के दौरान। तो यानी एक सप्ताह पढ़ाई करना है, जम के पढ़ाई करना है, और फिर उसी चीज को सैटरडे और संडे में जाकर के जम के लिखना है। जितने भी लोग बीपीएससी निकालते हैं, सफल अभ्यर्थियों से अगर आप मिलेंगे और उनसे पूछेंगे, तो वो अपने स्ट्रेटजी में एक चीज कॉमन बताएंगे कि हम जितना पढ़ते थे उतना ही लिखते थे। तो यानी पढ़ना और लिखना दोनों चीजें बहुत जरूरी है। इसी कारण से हम लोगों ने इस तरह का प्लान डिजाइन किया है कि जो मेंस का जो क्लास हो और जो लिखने का कला हो, दोनों को मर्ज किया जाए। यदि आपने पहले क्लासेस कर लिए हुए हैं तो आप सिर्फ लिखने पर ध्यान दे सकते हैं, या फिर अगर लगता है कि नहीं थोड़े क्लास करके हम मार्क्स को इंक्रीज करा सकते हैं, तो आप क्लास और लिखना दोनों पर काम कर सकते हैं। थर्ड वीक में जब हम जाते हैं, तो थर्ड वीक में मुख्य रूप से कंपनी के शासन के दौरान जो संवैधानिक विकास हुआ, ये हालांकि पॉलिटी में भी पढ़ना है, लेकिन बीपीएससी ने पिछले कुछ एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में जो है कंपनी के द्वारा जो है अलग अलग संवैधानिक विकास किए गए, और बाद में जब ब्रिटिश शासन स्थापित होता है तो उनके नेतृत्व में किस प्रकार के अधिनियम बनाए गए, इसको हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किन पक्षों को, जैसे उसके बारे में जो कुछ सिद्धांत फेमस है, जिसमें त्वरित चालक सिद्धांत फेमस है, इसके अलावा सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत फेमस है, तो ये सब चीजों को बेसिक समझ होनी चाहिए। इसके अलावा नरमपंथी और गरमपंथी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप जाएंगे तो 69 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो नरमपंथी थे, नरमपंथी का मतलब होता है उदारवादी लोग, तो उदारवादी लोगों की विचारधारा कैसी थी, कैसे वो काम करते थे, इससे रिलेटेड उन्होंने प्रश्न पूछ लिया था, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा देखने की जरूरत रहेगी, तो इसको भी हम लोग देखेंगे और बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने पीटी के दौरान काफी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़े हुए हैं उनको ये सब चीजें समझाना मेरे लिए ज्यादा टफ नहीं होगा, आसानी से आप समझ पाएंगे।
इसके अलावा भारत में जब ब्रिटिश अपने शासन के चरम अवस्था में पहुंचते हैं तो भारत में राष्ट्रवाद का जन्म होता है और राष्ट्रवाद के नेतृत्व में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। तो वहां से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन जब राष्ट्रवादी विचारधारा सामने आती है तो एक आंदोलन है जिसका नाम है बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन। तो वहां से फिर हम लोग आगे बढ़ के राष्ट्रवादी आंदोलन को पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अलावा व्यक्तित्व की दृष्टि से इस वीक में जवाहरलाल नेहरू जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा और राम मनोहर लोहिया के विचारधारा को इस वीक में कंप्लीट करेंगे। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ कुछ जो है व्यक्तित्व से संबंधित चीजों को भी इस वीक में कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। फोर्थ वीक में आएंगे तब तक आपकी समझ मॉडर्न हिस्ट्री पे काफी बेहतर बन चुकी होगी और उसी फोर्थ वीक में आपको लगभग पूरे सिलेबस को हम लोग कंबाइंड करेंगे और जो विविध पक्ष जहां से कुछ प्रश्न आ सकते हैं उसको भी कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। इस चरण में गांधी जी के नेतृत्व में या गांधी जी के दौरान लड़े गए आंदोलनों में जैसे रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इसको पढ़ेंगे और खास करके बिहार की भूमिका इसमें क्या रही उसको देखेंगे। साइमन कमीशन किस प्रकार से बिहार आया, कैसे उनके जाने के बाद नेहरू रिपोर्ट बना, कैसे गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर कैसे सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा हुआ, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा गांधी जी के आंदोलन के क्रम में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे चला। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और बिहार के विशेष संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दस्ता इसको देखने का प्रयास करेंगे और इस तरह से लगभग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कवर हो जाएंगे। कुछ विविध चैप्टरों में अगर बात करें तो आजाद हिंद फौज कैसे काम करता है, नौसेना विद्रोह कैसे हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलनों में बिहार के अलग अलग वर्ग और महिलाओं ने कैसे पार्टिसिपेट किया, सांप्रदायिकता का उदय और विकास किस प्रकार से हुआ, इसको लेकर के खास करके मुस्लिम लीग का स्थापना से लेकर के जिन्ना के द्वारा भारत में नेतृत्व को संभाला जाना मुस्लिम लीग का, किस प्रकार से सांप्रदायिकता अपने चरम पे पहुंचता है, फिर जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांगे रखी जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो आप उसको बना सके। 1940 के बाद संवैधानिक एवं भारत में आजादी का विकास, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और वेवेल योजना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको भी थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझने का प्रयास किया जाएगा ताकि यदि शॉर्ट प्रश्न यहां से भी आ जाए तो आप नंबर उठाने में सफल हो सके। ऐसा ना हो कि हाँ कुछ ऐसे प्रश्न आ गए जिनको एग्जाम में आपको छोड़ना पड़ जाए, तो छोड़ना ना पड़े इसीलिए सिलेबस को काफी डिटेल में आपके सामने रखा गया है। इसके अलावा आजादी से पहले माउंटबेटन की जो योजना पेश की गई थी जिसके आधार पर भारत को आजादी मिली और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 गठित किया गया, इस चीज को पढ़ेंगे। और लास्ट में कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आधुनिक शिक्षा का प्रसार, आंग्ल प्राच्य विवाद, वुड डिस्पैच और किस प्रकार से बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ था, पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ था, उसको एक टेबल में देखेंगे क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न आया है। लास्ट ईयर भी ये प्रश्न पूछ दिया गया था कि बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास को समझाइए, तो ये आधुनिक विकास के शिक्षा के विकास को यहां पे कंप्लीट किया जाएगा। आधुनिक भारत में सामाजिक आर्थिक जो धार्मिक सुधार हुए थे उसके कारण क्या रहे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा क्रांतिकारी जो आंदोलन भारत में हुए तो क्या उस क्रांतिकारी आंदोलन का बिहार में भी कुछ प्रभाव पड़ा, इन सब चीजों पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और लास्ट में स्वतंत्र बिहार का गठन कैसे हुआ और व्यक्तित्व में जयप्रकाश नारायण जी का क्या योगदान रहा बिहार और भारत के निर्माण में, ये देखेंगे। और इस तरह से ये 4 वीक के सिलेबस में आपका पूरा जो है हिस्ट्री, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, चूंकि आप पढ़ते होंगे कि जीएस पेपर 1 के अंतर्गत 3 खंड में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से जो पहला खंड होता है वो हिस्ट्री होता है, दूसरा खंड जो है वो आईआर का और करेंट का खंड होता है और तीसरा खंड जो होता है वो डीआई का खंड होता है। तो इस तरह से ये 3 खंड में से एक खंड आपको अगले 4 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा और जीएस पेपर 2 इसके बाद स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो तीसरा खंड है वो है आपका निबंध, और ये निबंध की भी क्लासेस आपको कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो निबंध के क्लासेस में आपको पता है कि ये अकेले 300 मार्क्स का होता है
और ये 300 नंबर में से जो भी लोग अच्छा नंबर लेकर के आते हैं वही रैंकर बनते हैं, वही सेलेक्ट होते हैं। इस बार आपने देखा होगा रिजल्ट में जो भी लोग टॉपर रहे उनसे बातें हुई, उनसे मुलाकातें हुई, तो यही स्पष्ट हुआ कि जिन लोगों ने भी यहाँ 200 के आसपास नंबर लिए या 200 से अधिक नंबर उठाए हैं ऐसे में, उन्हीं को टॉप रैंक मिले हैं। तो यानी जीएस के साथ साथ निबंध भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये निबंध भी आपका 1 मंथ का टारगेटेड है, यानी अगले 1 महीने में ये निबंध का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आसानी से आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे 2 महीने 3 महीने, और फिर एग्जाम में अच्छा निबंध लिख पाएंगे तो बढ़िया नंबर आप ले पाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें बाद में आपको आईआर, डीआई और जीएस के जो अन्य 3 खंड है जिसमें आपने पढ़ा होगा कि पॉलिटी, इसके अलावा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस टेक, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको जो है डिटेल में, आपको कोशिश यही की जा रही है कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, तो अप्रैल से पहले आपको यानी अब मिड अप्रैल तक जाते जाते पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाए। साथ ही साथ आपको लेखनी के माध्यम से लिखने का भी अभ्यास करा दिया जाए, ताकि जब एग्जाम हो और इतने ज्यादा सीटों में एग्जाम आया है, इतनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है, तो आप अपना स्थान उसमें सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए ये पूरा का पूरा प्लान डिजाइन किया गया है और इस पर काफी मेहनत की जा रही है ताकि आप इसको अच्छे ढंग से कवर अप कर सके। आप अच्छे ढंग से कवर अप कर सके तो पढ़ाने के साथ साथ आपको नोट्स दिया जाएगा। जैसे ये फर्स्ट वीक हिस्ट्री का नोट्स है, ये वीक बाय वीक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कला और संस्कृति पहले आपके जो वीक है उसमें सिलेबस रखा गया है, तो इसमें जितने भी टॉपिक आपने अभी ऊपर देखे उन सारे टॉपिक्स के आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ इस नोट्स को आंसर के रूप में कैसे लिखना है, आंसर कैसे तैयार करना है, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, कंटेंट को कैसे याद किया जाता है, यही थोड़ा बहुत चीजें जो है आपको क्लास के दौरान मुख्य रूप से बताई जाएंगी कि कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे इसको याद किया जाता है। यदि आप अनुभवी हैं तो आप सीधे लेखनी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है ताकि मेंस में बेहतर प्रदर्शन कर सके, तो आप जो हमारा बैच है क्लास से रिलेटेड उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा आपको पीडीएफ जो दिखाई दे रहा है ये हमारा वो पीडीएफ है जिसके अंतर्गत आपको मूल रूप से पूरे नोट्स जो है वो वीक बाय वीक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे में नोट्स थोड़ा नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऐसे ऐसा विषय है जिसमें नोट्स नहीं होता है। ऐसे में क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है, टीचर जो समझाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जीएस में नोट्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे में नोट्स बनाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या किया जाएगा कि ऐसे में जो लोग लेखनी में जुड़े हुए हैं उनको पहले ही टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, किन टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि उस टॉपिक्स को आप तैयार कर सकते हैं। जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे हैं उनको टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाएगा निबंध के लिए, ताकि वो अपने घर पे ही उसकी तैयारी कर सके। यदि वो करना चाह रहे हैं और कर सकते हैं तो उसको घर पे ही तैयार कर लेंगे, और बाकी जो क्लासेस में होंगे उनको टीचर के द्वारा, कुमार अजय सर के द्वारा जो है पढ़ाया जाएगा। और ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको जो है ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इस नोट्स की सहायता से भी आप अपने घर पे अपने चीज़ों को, पढ़े हुए चीज़ों को तैयार कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, ताकि एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो सके। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि जो लोग अच्छा पढ़ते हैं वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, जो अच्छा लिखते हैं वो अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। तो इसीलिए मुख्य परीक्षा में मुख्य फोकस होना चाहिए अच्छा पढ़ने के साथ साथ अच्छा लिखने पे भी, और दोनों चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है कि जो छात्र जिस चीज में अनुभव लेना चाहते हैं, जिस चीज में अपने आप को सुधार करना चाहते हैं, उस दोनों के लिए हम लोगों ने विकल्प रखा है। इवन हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों तरह के छात्रों के लिए ये सुविधाएं दी गई हैं, ताकि आप अच्छे से अपने तैयारी को अंजाम दे सकें। और इस रिजल्ट के दौर के, जो कह सकते हैं कि अभी जो फाइनल रिजल्ट का दौर चल रहा है, उस दौर में अपने आप को शामिल कर सके, इंटरव्यू में ले जा सके, फिर फाइनल रिजल्ट में आप शामिल हो सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं कल से क्लासेस में। थैंक यू, धन्यवाद।